आजकल के बदलते दौर में हम ये एक गोल पे कभी भी स्थित नहीं रह सकते। हमें अपने आप को तैयार करना होगा 2, 3, 4 तरह की स्किल में जाने के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इस स्कूल ने काफ़ी बेहतरीन काम किया। तो नो डाउट सभी टीचर्स और आप लोगों तक इसकी जानकारी ज़रूर पहुंची होगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं कि सब तरफ हमें रेड ही रेड नज़र आ रहा है। तो आज हम रेड रोजेस पब्लिक स्कूल साकेत न्यू दिल्ली में हैं। अब मैं शालिनी मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कुछ इसमें आगे आपको गाइड करें। शालिनी जी। किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट की या स्ट्रीम की जो बाउंड्रीज़ हैं अब ख़त्म होती जा रही है। नई एनईपी की जो हमारे पास एनईपी आई है उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी ऐसा होगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को अपने चॉइस के सब्जेक्ट की तरह ले सकता है। अब ये प्योर साइंस, प्योर ह्यूमैनिटीज़ एंड प्योर कॉमर्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्दी आपको शायद ऐसे बच्चे मिले जिनके पास बायोलॉजी भी है और किसी कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट है या एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं एक बायोलॉजी की टीचर की तरह मैं आपको कुछ करियर ऑप्शंस बताना चाहती हूँ जो आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है कि मेडिसिन या डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है बीडीएस का, जिसमें डेंटल सर्जन का भी रहता है। बट एक साइड में एक रियलिटी ये भी है कि नीट क्वालिफाई करना एक बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, शायद सारे बच्चे उसमें सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अपना असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमने 10th पास किया, हम 11th क्लास में आए, एक प्रीसेट माइंडसेट से हम लोग एक सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है और हम बायोलॉजी ले लेते हैं। एंड हम बिना सोचे समझे, आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें हेल्प भी करते हैं, हमें गाइड करते हैं इन कॉम्पिटिशन्स के लिए, हम उनमें एडमिशन ले लेते हैं। बट वहाँ पर थोड़े दिन बाद हमें अपनी रियलिटी का पता चल जाता है कि हम कितना उस इंस्टीट्यूट में हम कोप अप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। जो बच्चे अच्छा करते हैं, नो डाउट वो एग्ज़ाम क्लियर भी करते हैं और कई बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करने में कई साल भी लगते हैं, तो इसलिए कुछ बच्चे 1-2 साल का ड्रॉप भी करते हैं या गैप लेते हैं अपने स्टडीज़ से। अगर आप उन कुछ विद्यार्थियों में से हुए जो उस एग्ज़ाम में, नीट में सफल हो गए, तो आपका कैरियर ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट अलॉट होगा आफ्टर काउंसलिंग, एंड उसके बाद आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जहां आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ और जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी भी वजह से नीट एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाए, तो उनके लिए बहुत सारे और भी ऑप्शन बायोलॉजी में मौजूद हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन डेंटल सर्जन का ही है, जिसकी थोड़ा सा जो एंट्रेंस की जो एक कट ऑफ लिस्ट बनती है वो थोड़ा सा कम रहती है। इसके अलावा अगर आप बीडीएस में भी क्वालिफाई नहीं करते, तो हम लोग जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, हम सब देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ कुछ ही होते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारा उनका सपोर्ट स्टाफ होता है। उसमें आप अदर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में एंटर करें, तो आपको स्टार्टिंग से लेके जैसे ही आपको डॉक्टर से आपकी बात होती है और वो आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट करते हैं, वहाँ से आपके कैरियर ऑप्शन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर ने आपको कुछ टेस्ट लिखे डायग्नोसिस के लिए, वहाँ से काम शुरू हो जाता है उन लैब टेक्नीशियंस का एंड पैथोलॉजिस्ट का, जो आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो सैंपल्स लैब में भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका एक कैरियर ऑप्शन ये हो जाता है कि आप इन सब जो एलाइड ब्रांचेस हैं उसमें भी आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं, जो आपके पास अलग अलग फील्ड्स में अवेलेबल हैं, जिसमें आप पैथोलॉजिस्ट वाला भी कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप और उसके अलावा आप एक्सरे टेक्नीशियन वाला भी कोर्स कर सकते हैं, आप ऑप्टोमेट्री वाला कोर्स भी कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन आप सब जानते हैं कि इतने सारे चीज़ों के लिए आजकल एक्सरेज डायग्नोसिस के लिए हम लोग करते हैं, वहाँ हमें एक्सरे टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ऑप्टोमेट्री में आजकल बच्चों की आई साइट काफ़ी वीक होती है, तो
उसमें भी हमें आई टेस्टिंग वगैरह के लिए भी ऑप्टोमेट्री में ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है उसमें रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सीटी स्कैन, एमआरआई, आजकल जितनी भी ये नई टेक्निक्स हैं इनके लिए जो हमें टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके लिए अलग अलग स्पेशलाइज कोर्सेज़ हैं जहाँ पर हम इनको कर सकते हैं। और अगर हमारा स्पेशली कुछ बच्चों का ये रहता है कि हमें हॉस्पिटल से एसोसिएटेड ही जो मतलब वर्क करना है, तो उनको इस फील्ड में आगे सफलता मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन हैं, जैसे कि कुछ बच्चे फिजियोथेरेपी में भी जा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट की जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। फार्मेसी का एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें आप मेडिसिन्स के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए। ये कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं बायोलॉजी से, बट इसके अलावा भी मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगी कुछ और फील्ड्स की तरफ, जिसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस। आप जानते हैं कि अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपके पास फॉरेंसिक साइंस का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें अगर आप एडवेंचर लाइक करते हैं अपनी लाइफ में तो आप किसी भी फॉरेंसिक साइंस की जो लैब है उसमें आप एसोसिएट हो सकते हैं। और आपको पता है कि जितने भी क्राइम्स होते हैं या कुछ और भी सस्पेक्टेड केसेस होते हैं, वहाँ हम आजकल बहुत सारी फॉरेंसिक साइंस की हेल्प लेते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है और आप अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आप पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च करते हैं, तो आपके पास फॉरेंसिक साइंस ज्वाइन करने का एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि एक अच्छा आपके लिए कैरियर ऑप्शन बन सकता है। इसके अलावा एक और कैरियर ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपको पता है माइक्रोब्स की स्टडी, तो अगर आप उसमें रिसर्च करते हैं तो उसके बाद आपके पास स्कोप रहता है कि आप किसी भी रिसर्च लैब से एसोसिएट हो सकते हैं एज अ रिसर्च स्कॉलर, या फिर एज अ मेंबर ऑफ दैट टीम, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू बहुत सारे नए माइक्रोब्स पे वर्क करते हैं। जैसे आपने रिसेंटली अभी कोरोना वायरस के बारे में सुना था। कोरोना वायरस किस तरीके से डेवलप हुआ, उसकी मेडिसिन क्या है, उसको किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, ये सब जब हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उस वायरस की लाइफ साइकिल ना पता हो, उसका मल्टीप्लिकेशन ना पता हो। तो ये सब जो माइक्रोब की स्टडी हैं, जिनसे अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं जो आगे सारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, उनकी स्टडी के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए हम जो है माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच को पढ़ सकते हैं, जिसमें हमें आगे रिसर्च यूनिट्स में जाने का मौका मिलता है। बहुत सारी मेडिसिन कंपनीज़ होती हैं, फार्मा कंपनीज़, जो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट में ऐसे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करती हैं जो माइक्रोबायोलॉजी से होते हैं। इसके अलावा आपको एनवायरमेंटल साइंस एक और ऑप्शन है, जहाँ पर आप लाइफ साइंस नेचर के बारे में पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को वाइल्ड लाइफ नेचर फोटोग्राफी का शौक़ है, या मैरीन बायोलॉजी में अगर आप मैरीन लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये सारे एक्साइटिंग ऑप्शंस भी आपके पास हैं, जिसमें आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। आप मैरीन बायोलॉजी में आपने देखा होगा स्कूबा डाइविंग एंड उनका जो ओशन का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उसकी आपने देखा होगा आजकल काफ़ी सारी पिक्चराइजेशन किया जाता है अंडर वाटर कैमरा लगा के। तो वो सब भी एक्साइटिंग फील्ड हैं, स्पेशली बॉयज़ को अगर जिसको या गर्ल्स में से जो भी इस तरीके के फील्ड में जाना चाहते हैं। इन सब के अलावा आप जेनेटिसिस्ट बन सकते हैं, जिसमें कि आप किसी भी हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हो सकते हैं, और बाय बर्थ जो हेरिडिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, उनके बारे में भी आप मतलब स्टडी करके आप वहाँ हेल्प कर सकते हैं लोगों की। इन सब के अलावा एक ऑप्शन और भी है जो आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी आजकल आप देखते हैं जितनी भी फूड पैकेट्स, चिप्स, चॉकलेट्स या जो भी एडिबल आइटम्स हम खाते हैं, चाहे वो सॉस हो गई, चाहे कोई भी पैक्ड फूड हो गया, जब भी जिस भी कंपनी में वो बनते हैं, जिस भी फैक्ट्री में वो प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ सब उनकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, और क्वालिटी टेस्टिंग के बाद ही वो पैकेट जो है वो मार्केट में आता है। तो फूड टेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अगर आप एसोसिएट होते हैं तो आपको वहाँ पर एक करियर ऑप्शन मिल सकता है, जिसमें आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व होके आप वहाँ पर सारी फूड क्वालिटी टेस्टिंग में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस का।
आजकल जितना ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या लोग जंक फूड खा रहे हैं, तो उस हिसाब से आजकल डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपको पता है कि हर हॉस्पिटल के साथ या कई बार कुछ लोग फ्रीलांसर्स भी होते हैं जो अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज आपको देते हैं। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताए जो बायोलॉजी फील्ड में आप ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। शालिनी मैम ने अपना सब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के सामने रखी बातें कि आप क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं। दो चीज़ें मेरे को देखने में आई कि आप सेल्फ असेसमेंट, मैडम ने एक बोला कि सेल्फ असेसमेंट आप करें कि आपको बनना क्या है। दूसरा एक हमारे सामने एक चीज़ आई कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी सब्जेक्ट की चॉइस की। वो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैडम कि जब हम लोग इस एनईपी के द्वारा ये फ्लेक्सिबिलिटी का हमारा शेड्यूल नहीं आया था, उससे पहले भी बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते थे कि हम लोग किस स्ट्रीम में जाएं या हम किस तरीके का अपना कैरियर ऑप्ट करें। तो क्या आपको लगता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है या ये इनके लिए एक और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है? जबकि एज ए सब्जेक्टिव टीचर आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रखा कि आप इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जब हम मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपकी इसमें क्या राय है एज ए सब्जेक्ट टीचर, क्या आप भी मानते हैं कि इस तरीके के ऑप्शंस बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे लाइफ में? सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना हो कि एक साथ बहुत से ऐसे सब्जेक्ट चुन लें जो हमारे लिए आगे प्रॉब्लम बन जाए। जैसे आपने कहा कि ये चीज़ एक हो सकती है जिसकी एक संभावना है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन ले लें जो कहीं लिंक नहीं होते और बाद में वो खुद ही उसमें उलझ के रह जाए। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि मुझे अगर कैरियर ऑप्शन लेने हैं तो हमें ये प्रायोरिटी सेट करनी होगी 10th क्लास के बाद ही कि मुझे फर्स्ट ऑप्शन क्या रखना है अपनी लाइफ में करियर का, सेकंड क्या रखना है और थर्ड क्या रखना है। उस हिसाब से मुझे वो 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट अपने 11th क्लास में लेने हैं जिसमें कि मुझे 1, 2, 3 पॉसिबिलिटी ज़रूर मिलती है ऑप्शन को चूज़ करने की कि अगर मैं पहला नहीं कर पाया तो मेरे पास सेकेंड है और थर्ड है, लेकिन उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो अननेसेसरी कन्फ्यूजन ही कॉज करेगा। आपने जैसे कहा कि आप 3-4 सब्जेक्ट चूज कर लें, तो बच्चा अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो सिलेक्शन कर पाए कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मान लीजिए कि एक बच्चे ने बायो ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, अब एक सब्जेक्ट उन्होंने ज्योग्राफी का ले लिया कि मुझे ज्योग्राफी फील्ड में जाना है, ह्यूमैनिटीज़ से कुछ बनना है। एक उन्होंने अपना सब्जेक्ट उठा के लीगल स्टडी ले लिया कि मुझे इसमें जाना है। तो वो अपना कैरियर कैसे चूज करेगा कि भाई मैं बायो भी पढ़ रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी भी पढ़ रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा हूँ, मैंने अलग अलग तरीके के 4-5 ऑप्शंस अपने सामने रख लिए, तो वो बनना क्या चाहता है। तो हम उस लेवल पे किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाएंगे कि आप अपना ट्रैक सिंगल ट्रैक रखें या मल्टीपल ट्रैक पे जाके आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम पे वो होता है उनके पेरेंट्स का प्रेशर या उनका पीयर प्रेशर। अभी भी हमारे कंट्री में पेरेंट्स जो सब्जेक्ट डिसाइड करके बच्चों को बताते हैं कि तुम्हें ये करना है, बच्चे जनरली वही फॉलो करते हैं, चाहे वो आगे उसमें अच्छा कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो सबसे पहले ये बच्चे को खुद भी असेस करना है, प्लस ये टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब बच्चा छोटा है, वो 8th या 9th क्लास में है, तभी उसकी कैपेबिलिटीज़ को हम उसको देख सकें, उसको परख लें कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगर बच्चे को ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर हम कैरियर काउंसलिंग भी करा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो शालिनी मैम ने कहा उसमें कुछ और आगे बोलना चाहूँगी कि जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे को पूरी फ्रीडम है अपने सब्जेक्ट चूज़ करने की, तो एटलीस्ट हम पेरेंट्स और टीचर्स उनको इतना सा गाइड कर सकते हैं कि बच्चा जो सब्जेक्ट ले रहा है वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा अलाइन कर रहे हैं। जैसे साइंस का बच्चा है, अगर वो बायो भी ले रहा है तो उसके साथ केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, तो साथ साथ अगर वो बजाय ज्योग्राफी के अगर वो साइकोलॉजी ले लेता है तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के फील्ड में आगे उसका कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो उसको यहाँ पे हम उनको इस तरीके के थोड़ा सा
ज्ञान दे सकते हैं कि बेटा इस करने से आपको इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट एक जैसे नहीं पढ़ना चाहता। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ऐसे भी उनको बोल सकते हैं कि बेटा एक जो है, अगर आपका एक गोल है उसके हिसाब से, तो दूसरा आप उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जो आपकी हॉबी है, जिसको एज ए स्किल सब्जेक्ट, मानो साइंस का स्टूडेंट एक पेंटिंग भी ले लेता है, पेंटिंग एज ए सब्जेक्ट ले लेता है, तो वो उसका हॉबी है, हॉबी को वो आगे बढ़ाता है, हॉबी को वो कल को आगे बढ़ के वो एज ए कैरियर ऑप्शन, क्योंकि पेंटिंग आजकल खाली पेंटिंग बनाना और उसमें नहीं रह गया, उसमें आजकल डिज़ाइन आ गया है। एंड डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग एरिया, अपकमिंग फील्ड। आपके आजकल हर जहाँ, इवन पैकेजिंग, किसी चीज़ की पैकेजिंग, उसकी डिज़ाइनिंग इम्पॉर्टेंट है, जूतों की डिज़ाइनिंग इम्पॉर्टेंट है, जो आप बैज लगाते हो उसकी डिज़ाइनिंग इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ की डिज़ाइन फील्ड, और हर क्लॉथ की डिज़ाइनिंग है, शूज़ की डिज़ाइनिंग है, आपके एक्सेसरीज और जितनी सारी हैं उसकी डिज़ाइनिंग है, और उसका एक इंडिविजुअल फील्ड है। आप उसमें से किसी को भी, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको आगे लेके एज ए कैरियर ऑप्शन उसको आगे चल सकते हैं। मैडम ने बहुत बेहतरीन तरीके से बातें रखी, आपको बताया कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत क्रिप्स में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 10th स्टैंडर्ड में जब आप आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद में अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, जिससे आपका एक एप्टीट्यूड निकल के आता है कि आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट का एक कॉम्बिनेशन अगर होता है, तो वो पेरेंट्स के साथ में इस चीज़ को आप रख सकते हैं। सीबीएसई भी इस चीज़ को शायद करा रही है कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएं बच्चों का, ताकि उनका एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाए कि आप किस एरिया में बेहतर कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि वो साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत कॉस्टली नहीं होता। कई बार स्कूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा देते हैं, काउंसलर्स भी करा देते हैं आके, अगर आप उनको प्राइवेटली विजिट कराते हैं तो वो भी करा देते हैं। बट बशर्ते ये कि हम लोगों को, टीचर्स को ये इनिशिएटिव लेना होगा कि पेरेंट्स के साथ कनेक्ट हों और वो उनसे इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट ज़रूर करें। अब मैं अपर्णा जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने विषय और अन्य बातों के बारे में आपको जानकारी दें। अगर मैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए बात करूं, तो साइंस लेते वक्त बच्चे हमेशा दो ही ऑप्शंस चूज़ करते हैं, या तो इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर। अगर इंजीनियरिंग के अलावा, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, ज़्यादातर बच्चे आईआईटी में ही सिलेक्शन चाहते हैं, लेकिन आईआईटी जेई मेंस हो या जेई एडवांस्ड हो, दोनों ही टेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जिनकी तैयारी जो है वो काफ़ी अलग है जो सीबीएसई चाहता है उससे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो कि मेंस में नहीं क्लियर कर पाते, तो ना ही आईआईटी में एडमिशन मिला, ना ही कोई इंजीनियरिंग की ब्रांच उनको मिलेगी। तो इसका मतलब है उनको और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो जो ऑप्शंस बच्चों के पास हैं, आपको पता है कि पैंडेमिक ने हमें ये सिखाई दिया है कि कंप्यूटर के बिना तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं है। तो कंप्यूटर फील्ड में ही इतने सारे ऑप्शंस आपके आते जा रहे हैं जिसमें बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें आपके बैचलर प्रोग्राम्स भी हैं, आपके डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं। तो एक उनमें से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक बहुत अपकमिंग फील्ड है। आप जहाँ बात करें, एआई तो इन्वॉल्व है ही। अगर आप इवन ऑपरेशंस जो कि ह्यूमन बॉडी पे किए जाते हैं, आजकल रोबोट्स के थ्रू किए जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि एआई वहाँ भी इन्वॉल्व है। तो हम जो भी सोचेंगे, हमारी कंप्यूटर फील्ड, हमारी एआई वहाँ ज़रूर आई जाएगी। तो एक एआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, जो कि आप अगर इवन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो इस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि इवन अगर आपने कंप्यूटर साइंस 11th-12th में नहीं लिया तब भी, तो आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अगर ऑप्शन है तो आप एआई ले सकते हैं। उसके अलावा जो इतना सारा डेटा कंपनीज़ के पास होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना, उससे इंफॉर्मेशन निकालना, तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, जो स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस हैं, उसमें भी आपके साइंस स्टूडेंट्स जो हैं आराम से जा सकते हैं। बहुत सारे बीएससी कोर्सेज भी उसके ऊपर अवेलेबल हैं,
और आगे भी उस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं। तो ये एक अपकमिंग चीज़ है जो कि बच्चे ले सकते हैं, जिसके बारे में शायद अभी बच्चों को इतना अंदाज़ा नहीं है। उनके हिसाब से सिर्फ एक इंजीनियरिंग ही एक फील्ड है। उसके अलावा आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हर एक इंडस्ट्री जो केमिकल्स यूज़ करती है उसमें केमिस्ट्री तो आएगी ही आएगी। तो अगर आप बीएससी एमएससी भी करते हैं तो उसके बाद भी वो फील्ड्स भी आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पर भी एंट्री किसी भी इंडस्ट्री में थ्रू दीज फील्ड्स ले सकते हैं। फिर जैसा कि शालिनी मैम ने आपको बताया था कि फॉरेंसिक भी केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए भी ओपन है। पोस्ट ग्रेजुएशन आप फॉरेंसिक साइंसेज में कर सकते हैं। वो भी एक न्यूली एडेड है। इंडिया में स्कोप इतना नहीं भी हो, लेकिन बाहर तो बहुत अच्छा स्कोप है और इंडिया में भी स्कोप डेवलप हो रहा है। तो एमएससी इन फॉरेंसिक विल हेल्प यू इन going into these CID and all that you see, those related to crime. And then उसके अलावा न्यूट्रिशनल, आपको पता है कि न्यूट्रिशन और डाइटिशियन ये दो बहुत एक अपकमिंग चीज़ें हैं, क्योंकि हर एक बच्चा आप आजकल देखते हो कि सब लोग इतने अवेयर हैं, सब लोग इतने फिटनेस फ्रीक हैं, सब लोग अपनी कैलोरीज कितनी इनटेक कर रहे हैं, जो चीज़ें वो खा रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन है और कैसे अपने वेट को कंट्रोल किया जाए। तो डाइटिशियंस की नेसेसिटी है। इतने सारे ऐप्स हैं, तो आप देख सकते हो कोलैबोरेटिव है, डाइटिशियन प्लस दोज हु आर हैविंग द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, वो लोग इस फील्ड को भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा तो आपके जो मेन फील्ड्स हैं वो आपकी केमिकल्स से रिलेटेड हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गए, ड्रग डिज़ाइनिंग है ना, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है। तो ये सब फील्ड्स भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, राइट। तो जहाँ केमिकल्स इन्वॉल्व है वहाँ पर हम इन फील्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक फील्ड और जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो आपके रेगुलर साइंस के कोर्सेज हैं वो भी आपकी एक रिसर्च फील्ड जो है आपके लिए हमेशा ओपन रखते हैं। तो वो रिसर्च फील्ड भी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है हर चीज़ को जानने की, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको 11th-12th में नहीं मिले होंगे, वो इस रिसर्च फील्ड को लेकर अपनी उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। और बीइंग अ टीचर आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि भाई टीचर भी एक प्रोफेशन हो सकता है, मे बी अ लेक्चरर, मे बी अ स्कूल टीचर, दैट ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर। इसमें डॉक्टर साहब भी कुछ चीज़ जोड़ना चाहते हैं। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में जिक्र किया था आप लोगों के साथ में कि आप वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, जिसमें आप इस तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं जो आप इजीली अपने किसी भी कैरियर को सेट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपका जो स्टडी पैटर्न है उसमें 70% आपका प्रैक्टिकल होता है और 30% आपका थ्योरी होता है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं बीवोक के कोर्सेज में, तो वहाँ पे आपको 70% प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। मान लीजिए आप सैप बनना चाहते हैं, तो आपको सैप बनने के लिए बुक पढ़ के आप उतना एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे जितना आप उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बीवोक आपको इसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी देता है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि आप रेडी टू वर्क रहें और उस चीज़ को अचीव कर सकें। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दीप्ति शिखा जी से निवेदन करूंगा कि वो आपसे उनके सब्जेक्ट जो कि लीगल, जो जहाँ तक मुझे पता है वो लीगल स्टडीज़ के बारे में बात करती हैं, तो उसके बारे में आपको बताएं। कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, गूगल मैप लगाते हैं और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं हम ऐसी कोई भी सड़क पे ना जाएं जो बहुत ज़्यादा बिजी हो। वही होता है हमारे कैरियर के साथ। जो सड़क बहुत ज़्यादा बिजी है, जो कैरियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बिजी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे कॉम्पीट करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमारा लेवल उतना नहीं बन पा रहा। हमें हमेशा ऑल्टरनेट्स लेके चलना है। अगर एक जगह सक्सेस नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरा रास्ता तो है। जैसे शालिनी मैम ने बताया और कृष्णा सर ने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लो एक बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों से मैं मिली हूँ जिन्होंने नीट नहीं हुआ तो उन्होंने क्लैट दिया।
उन्होंने क्लैट दिया, वो इक्वली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि IIT, नीट और इसके थ्रू निकलता है। और आपको ये बताना भी चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि साइंस स्ट्रीम से होते हैं और वो जब ये चीज़ें कॉम्पीट नहीं करते हैं या उनका बीच में मन हट जाता है तो वो लॉ की तरफ जाते हैं। जितने भी प्रोफेशन हैं उन सबको बचाने वाला लॉयर है। सीधी बात है, मैं ये कहूँगी कि जो भी प्रोफेशन है, जहाँ का भी प्रोफेशन है, उनको बचाने के लिए लास्ट में लॉयर के पास ही जाना होता है। ठीक है। दूसरा बात, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि एक बच्चा अगर वो 45% लेके आ रहा है और एक बच्चा जो 99% लेकर के आ रहा है, उन सभी के लिए इसमें चांसेस हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, भाई मैं साइंस पढ़ रहा हूँ मगर मुझे गाने में इंटरेस्ट है, मेरे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है। ये एक ऐसी स्ट्रीम है कि आप किसी भी टीम के साथ जुड़ जाओ, उनके लीगल एडवाइज़र बन जाओ, हॉबी और प्रोफेशन साथ में चलेंगे। चाहे साइंस लीजिए, चाहे कॉमर्स लीजिए, चाहे आपने IP ली हो, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BA LLB, BLS LLB, ये 5 साल के कोर्सेज हैं। और इन कोर्सेज में आपको पहले के 2 साल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, फिर लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब 5 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। अब आप लॉयर तो बन गए, फिर क्या? ऑप्शंस बहुत हैं। मैं बहुत अच्छी लड़ाई करता हूँ, गो फॉर लिटिगेशन। अब मैं भाई किसी क्रिमिनल का साथ नहीं देना चाहता, गो फॉर सिविल केसेस। मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, गो फॉर NGOs। सरकार के तरह से लड़ना चाहता हूँ, गो फॉर ट्रिब्यूनल्स। ये तो हो गया लिटिगेशन। मुझे पावर चाहिए, गो फॉर जुडिशियल सर्विसेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जिसकी बहुत अच्छी है वो इस जगह पे जा सकता है। एक जज, उनकी खुद की टीम में कम से कम 20 से 25 टीम होती है उनके ग्रुप की, जो कि एक बहुत पावरफुल डेजिग्नेशन है। अब लिटिगेशन भी नहीं करना, जुडिशरी पे भी नहीं जाना, कुछ नया करना चाहता हूँ। जितने भी स्टार्टअप्स आज के समय पे शुरू हो रहे हैं, उन सभी का एक इंटेलेक्चुअल डेवलप कर रहे हैं, उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, उनकी अपने डिज़ाइनिंग है। एक बहुत अपकमिंग फील्ड आने वाली है लॉ के उसमें, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डील करने वाली है। कॉरपोरेट सेक्टर थोड़ा सा पीछे हो गया, भाई मैं सिविल कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं इस तरीके से चीज़ें नहीं करूंगा, तो आप कॉरपोरेट सेक्टर पे जा सकते हैं। लिखना पसंद है, पब्लिकेशन में जा सकते हैं। बाहर घूमना चाहता हूँ, इंटरनेशनल लॉ में जा सकते हैं। तो आप सोचिए और आपको यहाँ पे रास्ते मिलेंगे। मैडम, इतनी पोलाइटली लीगल के बारे में बताना, इस प्रोफेशन के बारे में बताना, मतलब वास्तव में ही ऐसा लग रहा था कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें कि कितने सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सरलता से आपने बहुत सारे ऑप्शंस क्लियर किए। तो हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ मन बना भी लिया होगा कि इसके बाद मैडम से कनेक्ट जरूर करेंगे और बेहतर तरीके से उसके स्टेप्स को क्लियर करेंगे। जी, बहुत अच्छा, जैसा मैडम ने बताया और फिर बाद में डॉक्टर श्री किशन जी ने उसमें ऐड किया। मैं सच बताऊं आपको कि इतने आसानी से वो इतने लॉ के इतने फील्ड के बारे में उन्होंने बताया। मेरे जैसा आदमी को भी अगर एक छोटी सी लीगल नोटिस आ जाती है तो अपने तो पसीने आ जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमारी इस समय मल्टीपल फील्ड हैं और उसमें लॉ भी एक बहुत बढ़िया फील्ड है। और अगर वो आप लेते हैं तो ऐसा नहीं है, उसके साथ आपको और भी चीज़ें खुली हुई हैं। एक पूरा खुला हुआ समाज, पूरा खुली हुई स्टडीज़ हैं जिस पे भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो रेड रोजेज़ पब्लिक स्कूल में मैं बैठा हूँ, इसकी आज की समय की सीमा अभी समाप्त हुई है। कल हम इसके आगे का प्रोग्राम आपको दिखाएंगे, जाइएगा नहीं, देखते रहिए सुभारती टीवी पे ये एक विशेष कार्यक्रम।
पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।